नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, हम जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में अभी तक चर कारकों के बारे में जान चुके हैं और इसी के साथ हमने द्वादश भावों के स्थिर कारकों के विषय में भी जाना। हमारे जन्मांग चक्र में 12 भाव होते हैं और 12 भावों के स्थिर कारक माने जाते हैं, जो कि हमने पिछले भाग में अध्ययन किया है। किस तरह से लगन से प्रारंभ करके द्वादश भाव तक स्थिर कारक होते हैं, इसके विषय में हमने जाना और उसी तरह से जैमिनी ज्योतिष के अनुसार जो चर कारक बताए गए हैं, किस तरह से हमारे जन्मांग चक्र में चर कारक बनते हैं। हमारे 7 ग्रह जो ज्योतिष में माने गए हैं, उन 7 ग्रहों के आधार पर वे 7 ग्रह किस तरह से चर कारक बनते हैं, अर्थात अमात्य से लेके दारा कारक जो कि 7 कारक माने जाते हैं, उन 7 चर कारकों में किस तरह से हमारे 7 ग्रह जो है वह चर कारक बनते हैं, उसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक जाना। इसी क्रम में अब हम इसमें फिर से एक बार जन्मांग चक्र में देखेंगे। प्रायोगिक रूप में हमने इसका अध्ययन करना है, किस तरह से आत्म कारक से लेकर के दारा कारक तक ग्रह स्थापित किए जाते हैं और वे सभी चर कारक किस तरह से हमें फल देते हैं, किस तरह से वे शुभाशुभ फल देते हैं, इसके विषय में एक बार फिर से हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमने गत भाग में द्वादश भावों के स्थिर कारकों के बारे में जाना, जैसे प्रथम भाव का स्थिर कारक सूर्य, द्वितीय भाव का स्थिर कारक बृहस्पति, तृतीय भाव का स्थिर कारक मंगल, चतुर्थ भाव का स्थिर कारक चंद्रमा, पंचम भाव का स्थिर कारक पुनः बृहस्पति, षष्ठ भाव का स्थिर कारक मंगल, सप्तम भाव का स्थिर कारक शुक्र, अष्टम भाव का स्थिर कारक शनि, नवम भाव का स्थिर कारक पुनः बृहस्पति, दशम भाव के स्थिर कारक शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, एकादश भाव का स्थिर कारक बृहस्पति और द्वादश भाव का स्थिर कारक शनि। इस तरह से हमारे जन्मांग चक्र में जो 12 भाव होते हैं, उनके स्थिर कारक ग्रह माने जाते हैं। ये तो हमने द्वादश भाव के ग्रहों के अनुसार स्थिर कारकों को जाना। अब हम अगले क्रम में जैमिनी महर्षि द्वारा जो ग्रह कारक के रूप में बताए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। किस तरह से हमारे 7 ग्रह जो है अथवा 9 ग्रह जो है, जिसमें 2 राहु और केतु छाया ग्रहों को भी जोड़ दिया जाता है, ये 7 अथवा 9 ग्रह किस तरह से किन किन विषयों के कारक माने जाते हैं, इस विषय में महर्षि जैमिनी ने सूत्र बताए हैं। कौन कौन से ग्रह किन किन विषयों से संबंधित कारक माने जाते हैं, तो आइए अब हम अगले क्रम में ग्रहों के आधार पर कारकों को जानते हैं। महर्षि जैमिनी ने नित्य कारक की जब बात कही है, तो वहां पर ग्रहों के आधार पर जो नित्य कारक माने गए हैं, उस विषय से संबंधित जो सूत्र है, उसमें भगन्यारतः श्यालः कनीयान जननी च, यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र है, जो कि नित्य कारक के बारे में बताता है। यहाँ पर भगिन्यारतः अर्थात भगिनी, भगिनी का यहाँ पर अर्थ है बहन, अर्थात भाई बहन इत्यादि। आरतः, आरतः शब्द का अर्थ है मंगल, अर्थात मंगल जो कि स्थिर कारक है किसका, भाई बहन का। और श्यालः जो कि साला इत्यादि, साला साली इत्यादि होते हैं। कनीयान अर्थात जो कनिष्ठ होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं। जननी च और माता, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम भूमिजः भी है, अर्थात भौम भी है, जो कि भूमि से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल को माता का कारक, स्थिर कारक भी मानते हैं, माता का नित्य कारक भी मानते हैं। अतः हमने यहाँ पर जानना है कि जो मंगल ग्रह है, उससे हम स्थिर कारक के विषय में एक तो भाई बहन
और साला साली इत्यादि जो है, और दूसरा जो कनिष्ठ होते हैं, कनिष्ठ अर्थात अनुज जो होते हैं, भाई बहन अनुज जो होते हैं, उनके विषय में भी मंगल से विचार करते हैं, और माता के विषय में भी मंगल से ही हम विचार करते हैं। तो ये मंगल से यहाँ पर हमने नित्य कारक के बारे में विचार किया। अगला जो हमारा सूत्र है, मातुलादयो बंधवो मातृ सजातीया इति उत्तरतः, अर्थात मंगल का जो उत्तर है, अर्थात मंगल के बाद आने वाला ग्रह जो है वह हमारा बुध ग्रह है। अतः बुध ग्रह से मातुलादय, मातुल से अभिप्राय है मामा, मामा का विचार बुध ग्रह से किया जाता है। बंधव, जो हमारे बांधव है, बंधु है, मित्र इत्यादि है, वे सभी बुध से उनका विचार किया जाता है। इसी तरह से मातृ सजातीया, अर्थात जो माता के समान है, हमारे परिवार में माता के समान जो है, जैसे चाची, ताई इत्यादि जो सभी है, ये इन सब का विचार हम बुध ग्रह से करते हैं। इसी तरह से अगला जो सूत्र है नित्य कारक के बारे में, पितामह पतिपुत्रौ इति गुरुमुखाद एव जानीयात। यहाँ पर इन दो सूत्रों के विषय में बहुत से विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि यहाँ पर महर्षि जैमिनी ने जो सूत्र कहा है, उस सूत्र का अर्थ करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मुखात एव, यहाँ पर गुरु से अभिप्राय बृहस्पति ग्रह से है। तो क्या हमें यहाँ पर पितामह, जो कि दादा होते हैं, पति पुत्रौ, अर्थात पति और पुत्र, इन सबका विचार गुरु मुखात एव जानियात, इन सबका विचार हमें बृहस्पति गुरु से करना चाहिए। एक तो ये अर्थ विद्वान यहाँ पर निकालते हैं। दूसरा अर्थ जो इसका निकालते हैं वह इस तरह से निकालते हैं कि पितामह का विचार गुरु से, पति का विचार शुक्र से, पुत्र का विचार शनि से किया जा सकता है। इस तरह से भी मत भिन्नता होने के कारण इसका अर्थ इस तरह से निकाला जाता है। क्योंकि अगला जो सूत्र है वह ये कहता है, पत्नी पितरौ श्वशुरौ मातामहा इत्यन्ते वासिनः, अर्थात पत्नी, पत्नी का विचार, पितरौ माता पिता का विचार, श्वशुरौ ससुर का विचार, मातामहा जो कि हमारी दादी होती है, इन सब का विचार जो है अंतेवासिनः। अब यहां पर भी मत भिन्नता है, क्योंकि अंतेवासिनः से यहाँ पर बहुत से विद्वान इसका अर्थ जो है वह शुक्र के लिए भी करते हैं, क्योंकि गुरु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र ग्रह आएगा। और कुछ लोग अंतेवासिनः, जो कि सबसे अंतिम ग्रह है वह केतु है, तो केतु से इन सब का विचार करना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो हमने अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर कार्य करना है, अपने विवेक के अनुसार हमने यहाँ पर निर्णय करना है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब हम बृहत्पराशर इत्यादि ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्योंकि वह जैमिनी से पूर्ववर्ती है, बहुत पहले रचे गए हैं, और जैमिनी के जितने भी सिद्धांत है वह बृहत्पराशर होरा शास्त्र से ही अनुवर्तित किए गए हैं। कुछ सिद्धांत जैमिनी महर्षि ने अपने मतानुसार जो है वह बताए हैं, और कुछ सिद्धांत जो है वह पूर्ववत बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ही बताए गए हैं। क्योंकि जैमिनी का मुख्य आधार ही बृहत्पराशर होरा शास्त्र है। जितने भी सिद्धांत महर्षि जैमिनी ने कहे हैं, उन सभी सिद्धांतों का वर्णन बृहत्पराशर होरा शास्त्र में हमें दिखाई दिया। कुछ सिद्धांत जो है वह महर्षि जैमिनी के विलक्षण है, भिन्न है, अलग है। उन सभी सिद्धांतों का जो है हमने अध्ययन करना है, लेकिन जहां पर भी हम मत भिन्नता की दृष्टि से विचार करते हैं, तो वहां पर हमारा जो मुख्य आधार ग्रंथ है वह बृहत्पराशर होरा शास्त्र ही है, क्योंकि यह शास्त्र महर्षि जैमिनी से पूर्ववर्ती रचा गया है। 7 ग्रहों के ऐसे तो अगर कारक के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो ग्रहों के अनेक
कारक है, लेकिन जो मुख्य कारक है उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। नित्य कारक में जो सूर्य है, सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, राज्य का विचार किया जाता है, आत्मा का विचार किया जाता है। इन सभी विषयों का विचार सूर्य से किया जाता है। अब हमारे जन्मांग चक्र में अगर सूर्य की स्थिति सुदृढ़ है तो इन सभी से हमें लाभ प्राप्त होगा। इन सभी के व्यवहार में कहीं ना कहीं वहां पर लाभ प्राप्त होगा। और वहीं पे अगर सूर्य की स्थिति हमारे जन्मांग चक्र में सुदृढ़ नहीं है, निर्बल है, तो इन सभी विषयों से हमें वहां पर हानि प्राप्त दिखाई देगी। अगला जो हमारा ग्रह है वह चंद्र ग्रह है, और चंद्र ग्रह से माता का, मन का, सुख का, हृदय का विचार किया जाता है। इन सभी विषयों का विचार हम चंद्र ग्रह से करते हैं। और अगर चंद्रमा की स्थिति हमारे जन्मांग चक्र में सुदृढ़ है तो हमें कहीं ना कहीं इन विषयों से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। हमारे माता के साथ जो व्यवहार होगा वह अच्छा रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा, सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम ग्रह से इन नित्य कारकों के विषय में विचार कर सकते हैं। अगला जो हमारा ग्रह है वह मंगल है। मंगल से हम विचार करते हैं भाई बहन का, छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, बल का। अगर मंगल की स्थिति सुदृढ़ है तो हमारे भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे, हम पराक्रमी बने रहेंगे, हमारे में बल, हमारा जो शरीर है वह हृष्ट पुष्ट रहेगा। वहीं पे अगर मंगल ग्रह की स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो हमें इन संबंधित विषयों से कहीं ना कहीं हानि प्राप्त होगी। इसी तरह से बुध ग्रह है। बुध ग्रह से हम मित्र का, बंधु का, मामा इत्यादि का विचार करते हैं। बुध की स्थिति अच्छी है तो इन विषयों में हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर बुध निर्बल है तो हमें कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हमें हानि प्राप्त होगी। इसी तरह से अगला ग्रह जो है वह बृहस्पति है, गुरु है, और गुरु से पुत्र का, विद्या का, ज्ञान, शिक्षा, विवाह, धन इत्यादि का विचार किया जाता है। इन सभी विषयों का बृहस्पति नित्य कारक है। और नित्य कारक की जब हम चर्चा करते हैं, बृहस्पति हमारे जन्मांग चक्र में अगर सुदृढ़ है तो इन सभी विषयों से संबंधित हमें लाभ प्राप्त होगा, और सुदृढ़ नहीं है तो इसका विपरीत हम मान सकते हैं। इसी तरह से अगला ग्रह जो है वह शुक्र है। शुक्र से हम पत्नी, सुख सुविधा, वाहन इत्यादि का विचार करते हैं। यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं वो मुख्य मुख्य विषय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम एक एक ग्रह से अनेकों विषयों का विचार कर सकते हैं। हमने मुख्य विषयों में शुक्र ग्रह का दाम्पत्य जीवन के विषय में जब हम विचार करते हैं तो वहां पर हमें शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी होती है। शुक्र ग्रह जन्मांग चक्र में अगर सुदृढ़ है तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुदृढ़ है, सुखी है। तो इस विषय में हम विचार करते हैं। अगला जो ग्रह है वह शनि है। सेवक, भृत्य, जो हमारे सेवक होते हैं, भृत्य होते हैं, उन सब का विचार हम शनि ग्रह से करते हैं। वृद्ध, जन, परिश्रम इत्यादि का विचार हम शनि ग्रह से करते हैं। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे मंद ग्रह है। यह एक राशि में लगभग 2.5 साल चलता है, सबसे मंद ग्रह माना जाता है। इसीलिए इसकी संज्ञा है वह शनिश्चर है। तो शनि से जब हम विचार करते हैं तो परिश्रम के विषय में जब भी हम देखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं शनि का योगदान होता है। तो इस तरह से हम 7 ग्रहों के नित्य कारकों के बारे में जाना। मित्रों, हमने अभी तक चर कारक और स्थिर कारक के बारे में जाना। स्थिर कारक में हमने भावों के स्थिर कारकों के विषय में जाना। इसी तरह से ग्रहों के स्थिर कारकों के विषय में जाना। किन किन विषयों से संबंधित जो ग्रह है वह कारक होते हैं और किस तरह से उनकी स्थिति हमारे जन्मांग चक्र में होती है, और स्थिति अनुगुण ही हमें वहां पर फल प्राप्त होते हैं। ग्रह अगर सुदृढ़ है तो उस ग्रह से संबंधित कारकों में हमें लाभ प्राप्त होगा। ग्रह अगर निर्बल है तो उस ग्रह से संबंधित कारकों में हमें वहां पर कहीं ना कहीं हानि प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने स्थिर कारकों के बारे में जाना और चर कारकों के बारे में जाना।
चर कारकों के क्रम में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जैमिनी सूत्र में, जैमिनी ज्योतिष में किस तरह से महर्षि जैमिनी चर कारकों से फलादेश करते हैं, जो कि बहुत ही विस्तृत है और वहाँ पर हमें फलादेश करने में सौलभ्य प्राप्त होता है। हम चर कारकों से जातक के भविष्य का फलादेश कर सकते हैं। महर्षि जैमिनी ने कारकों के बारे में, चर कारकों के बारे में और चर कारकों में भी आत्मकारक के बारे में विस्तार से फलादेश किया है। इस तरह से चर कारकों में आत्मकारक से हमें फलादेश करना है, इस विषय में महर्षि जैमिनी ने विस्तार से उपदेश दिया है। तो इसी क्रम को हम जारी रखते हुए फिर मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।